नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एवं विद्यार्थियों। आप सभी का मेरे चैनल हिंदी विद दीप्ति मेहता में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। अपन क्षितिज पुस्तक पढ़ रहे थे कक्षा 10 की, जिसमें हमने 7 पद्य पढ़ लिए थे। आज हमारा 8वां पद्य है। 8वें पद्य के अंतर्गत नागार्जुन कवि की 2 रचनाएं सम्मिलित की गई है, कल और आज और उषा की लाली। कविता पढ़ने से पहले अपन इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखो जीवन परिचय। नागार्जुन जी का जीवन परिचय हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक, यानी हिंदी में भी रचना लिखते थे और मैथिली में भी रचनाएं लिखते थे। अप्रतिम लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलका गांव में हुआ था, यानी बिहार राज्य के दरभंगा जिला और सतलका गांव। उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका मतलब श्रीलंका जो था वहाँ गए और वहीं पर बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गए। मतलब इनका ओरिजिनल जो नाम था, रियल नाम था, वो वैद्यनाथ मिश्र था। बाद में इनका नाम नागार्जुन रखा गया। नागार्जुन कैसे पढ़ा चलो जानते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की, यानी जो हिंदी साहित्य में रचना करते थे वो नागार्जुन नाम से करते थे और मैथिली में जो रचना करते थे वो यात्री उपनाम से करते थे। ये क्वेश्चन बहुत सी बार कंपटीशन एग्जामों में भी पूछा जा चुका है कि वैद्यनाथ मिश्र किसका नाम है या नागार्जुन का दूसरा नाम क्या है, तो ये ध्यान में रखना। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलनधर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। इनकी जो मृत्यु है वह 1998 में होती है, यानी यह 1998 में मृत्यु को प्राप्त करते हैं। इनकी कृतियां जान लेते हैं अपन। इनकी कृतियां है युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी ज्योतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, तालाब की मछलियाँ, ओम मंत्र, भूल जाओ पुराने सपने आदि इनकी कृतियां है। ऊपर हमने देखा ही था कि इनकी कृतियां कितने भागों में है, 7 खंडों में है, जो नागार्जुन रचनावली के नाम से है। हम अपन अपने पाठ परिचय की तरफ बढ़ते हैं। पाठ परिचय। नागार्जुन की कविता कल और आज। इसमें कल मतलब ग्रीष्म ऋतु, आज मतलब वर्षा ऋतु, दोनों के बारे में बताया है। कल को कहा है ग्रीष्म ऋतु और आज को कहा है वर्षा ऋतु। ग्रीष्म की घोर तपिश भरी दुरूहता के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मन भावन आगमन का वर्णन करती है। यह कविता है वह ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करती है। ग्रीष्म ऋतु के पश्चात जब वर्षा ऋतु आती है तो मौसम कैसा हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु में मौसम कैसा होता है, इसका वर्णन यहाँ पर कर रही है। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास मुख कृषक, धूल स्नान करते पक्षी वृंद, यानी वृंद मतलब समूह, पक्षियों का समूह, सूखे खेतों का वीराना उजाड़पन और बदरंग आसमान, जहाँ एक ओर समाज के सोपान पर छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है। जब ग्रीष्म ऋतु समाप्त होती है, आप सभी जानते हैं वर्षा ऋतु आती है। उसके पश्चात कवि वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या नृत्य करती हुई प्रतीत होती है।
प्रकृति के समस्त उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। ठेठ देशज उपादानों का प्रयोग मुग्धकारी है, यानी ठेठ यानी देशज शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। ऐसी कोई ज़्यादा हाईफाई भाषा नहीं है। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देसी अंदाज मनोरम है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं पहली कविता कल और आज। तो चलो अपन शुरुआत करते हैं। कल और आज। देखो, अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैया के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक। यानी कल का मतलब यहाँ ग्रीष्म ऋतु से कवि ने लिया है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु की घोर तपिश से कितने लोग परेशान हैं और किस तरह से परेशान है उसका वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि अभी कल तक मतलब कल तक ग्रीष्म ऋतु तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतीहर, मतलब जो खेतीहर थे, जो किसान थे, वो तुमको क्या कर रहे थे, गालियां दे रहे थे। अभी कल तक धूल में नहाते थे गौरैया के झुंड। और आगे कवि कह रहा है कि धूल में स्नान करते पक्षी वृंद, जो झुंड है, गौरैया के झुंड है, वो क्या कर रहे थे, धूल में नहा रहे थे। मतलब गर्मी से सब जगह सूखापन हो गया था और मिट्टी उड़ रही थी, और मिट्टी से सारे पक्षी वृंद है, गौरैया है, वो क्या कर रही थी, नहा रही थी उसमें, उसके ऊपर मिट्टी उड़ उड़ के पड़ रही थी। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, यानी कवि कह रहा है कि सूखे खेत हो गए थे और वीराना उजड़ापन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसी सारी जो धरती है वो पथराई हो गई थी, क्योंकि गर्मी इतनी अत्यधिक थी कि सब जगह मिट्टी मिट्टी बिछ गई थी और मिट्टी के बीच में चारों ओर धूल उड़ती प्रतीत हो रही थी। पथराई मतलब पत्थर के समान चारों ओर मिट्टी बिछ गई थी। आगे बढ़े। अभी कल तक धरती के कोख में दुबके पड़े थे मेढक, यानी कवि कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में मेढक भी क्या है, दुबके पड़े हुए हैं। क्योंकि मेढक कब बाहर निकलते हैं, जब वर्षा ऋतु आती है तब बाहर निकलते हैं, इसलिए मेढक भी दुबके पड़े थे। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान, यानी गर्मी के मारे जो आसमान था वो भी उदास था, बदरंग था, उसमें कोई कलर नहीं थे। क्योंकि वर्षा ऋतु में आसमान में क्या छा जाता है, कलर हो जाता है, सप्त कलर आ जाता है। तो यहाँ पर कवि वही कह रहा है कि आसमान भी क्या है, सूखा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कवि कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि गर्मी की ऋतु है, गर्मी की ऋतु में सब जगह सूखा ही सूखा है, जिसमें किसान परेशान है क्योंकि खेती नहीं कर पा रहे हैं, पक्षी परेशान है क्योंकि मिट्टी उड़ रही है ना, सभी आपको गालियां दे रहे हैं, मेढक भी हैं तो डुबके पड़े हुए हैं, आसमान भी है तो बदरंग हो गया है। तो सारी चीजें क्या हो गई है, उदास हो गई है, क्योंकि किसके आस में, वर्षा ऋतु की आश में। अब देखो आप, वर्षा ऋतु आती है और क्या होता है, आज मतलब वर्षा ऋतु। और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं हमारे तंबू, तंबू मतलब यहाँ बादलों से मतलब लिया गया है कि आज हमारे ऊपर ही ऊपर मतलब आसमान में सारी जगह क्या हो गए हैं, बादल तन गए हैं। और आज छमका रही पावस रानी, पावस मतलब वर्षा, और पावस रानी है वो क्या कर रही है, चमक रही है बादलों की बूंदा बूंदी के रूप में, बूंदा बूंदी की अपनी पायल, मतलब बूंदा बूंदी के रूप में आसमान से बारिश टपकने लग गई है। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई अविराम। और कवि यहाँ कह रहा है कि यहाँ पर झिंगुरों की शहनाई है वह अविराम क्या हो गई है, चालू हो गई है, मतलब बिना रुके हुए चारों ओर शहनाई बज रही। ऐसा लग रहा है कि बारिश से सब जगह मौसम सुहावना हो गया है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। और जब वर्षा ऋतु आती है और वर्षा होती है तो मोर है खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि मोर कूक पड़े हैं और क्या हो रही है, नाचने लग गए हैं मोर, किसकी खुशी के मारे, वर्षा ऋतु की खुशी के मारे। यानी कवि यहाँ पर
अब बारिश का वर्णन कर रहा है कि गर्मी से बहुत परेशान लोग हो रहे थे, जब बारिश आती है तो बड़ा सुहावना मौसम हो जाता है। जब बूंद बूंद में बारिश, पहली बारिश जब गिरती है तो ऐसा प्रतीत होता है मान लो पायलों की आवाज़ आ रही हो, झिंगुरों की शहनाई बज रही हो और मोर है वो नाचने लग जाते हैं। मौसम सुहावना हो जाता है और सब जगह खुशी का वातावरण छा जाता है। ये हमारी आगे देखो, और आज आ गई वापस जान। और जब वर्षा ऋतु आ गई तो क्या हो गया, गर्मी के मारे परेशान थे पर अब वापस सब में जान आ गई है। दूब की झुलसी शिराओं के अंदर, दूब आप जानते हो, दूब जो घास के रूप में जो गणपति जी के ऊपर चढ़ती है, दूब घास होती है, उसकी जो झुलस शिराएं झुलस गई थी उसमें भी वापस क्या आ गई है, जान आ गई है। मतलब प्रकृति में वापस जान आ गई है। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म, और ग्रीष्म है जो विदा हो गया है समेट कर अपने लाभ लश्कर। मतलब ग्रीष्म ऋतु अपने लाभ लश्कर सारे को लेके चला गया है और बारिश की ऋतु आ चुकी है। क्योंकि आज हम भी सब अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि गर्मी कब जाए, अपने लाभ लश्कर लेके, और बारिश कब आ जाए। हम भी ऐसे सुहावने मौसम का वो कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रकृति में ना, वो कवि चाहता है कि प्रकृति क्या रहे, सुंदर बनी रहे, और सभी लोग इसी सुंदरता के कारण वर्षा ऋतु का आगमन देखते हैं। अब देखो दूसरी कविता अपने उषा की लाली। अब उषा की लाली पढ़ने से पहले अपन उसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप से मुखरित हुआ है। शिशु रूप में उगते सूर्य की अप्रतिम छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है तथा उदय होते सूर्य की केसरी आभा, जो कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है, से कवि दूर नहीं होना चाहता। यहाँ पर कवि उषा की लाली जब प्रातःकालीन वेला होती है और जो लाली माँ छा जाती है, उसका यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि जैसे जैसे सूर्य उदित होता है तो वो कैसा लगता है, उसकी अप्रतिम छटा कैसी प्रतीत होती है, उसके बारे में। तो चलो हम शुरुआत करते हैं उषा की लाली। उषा की लाली में अभी से गए निखर हिमगिरी के कनक शिखर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उषा की लाली में सभी, मतलब प्रातःकालीन वेला में जब उषा की लाली छा जाती है तब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे सूर्य की केसरी आभा में हिमगिरी के स्वर्ण शिखर चमक रहे हो, उसकी आभास दे रही हो। हिमगिरी के कनक शिखर का यहाँ कवि ने मानकीकरण किया है कि वहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कनक शिखर, हिमगिरी के कनक रूपी शिखर क्या है, जैसे केसरी आभा का आभास दे रही हो। आगे देखो, आगे बढ़ा शिशु रवि, फिर धीरे धीरे धीरे। यहाँ पर शिशु रूपी रवि मतलब जिसको क्या माना है, शिशु रूप में उगते सूर्य, सूर्य को शिशु रूप दिया है कि शिशु रूपी रवि बदली छवि। जब शिशु रूपी रवि ने, सूर्य ने अपनी छवि बदल ली है, धीरे धीरे वह सूर्योदय होता जा रहा है और देखता रह गया अपलक कवि। और कवि उसकी इसी आभा को, इसी छटा को, इस बदलती छवि को अपलक नेत्रों से, अपलक मतलब बिना झपकाए नेत्रों से क्या कर रहा है, अविराम रूप से देखता जा रहा है कि शिशु रूपी रवि जो है किस प्रकार अपनी छटा को धरती पर बिखेर रहा है। यानी कवि का यह मतलब इतना सुहावना उस समय मौसम था, इतना सुहावना वो लग रहा था जैसे हिमगिरी के स्वर्ण शिखरों का आभास दे रहा था वो शिशु रूपी रवि। और जैसे जैसे सूर्योदय होता जाता है कवि अपलक नेत्रों से उसको देखता रहता है, बिना पलक झपकाए उसको देखता रहता है कि ऐसी सुंदर आभा फिर मुझे कभी नहीं दिखाई देने वाली है। डर था प्रतिरूप प्रतिपल अपरूप, यह जादुई आभा जाए न बिखर। अंदर से कवि को डर लग रहा था कि यह जादुई जो आभा का पर्यायवाची दीप्ति, प्रभा है ना, चमक बहुत सारे होते हैं। तो डर था प्रतिपल अपरूप यह जादुई आभा, यानी कवि को एक डर था, प्रतिपल डर था कि यह जादुई आभा, बहुत सुंदर दृश्य जो है वह कहीं मेरी आंखों से ओझल न हो जाए, बिखर न जाए, इसलिए उसको अपलक निहार रहा था। उषा की लाली में भले हो उठे थे निखर हिमगिरी के कनक शिखर, और उषा की लाली में ऐसे निखर गए थे जैसे कि हिमगिरी के स्वर्ण शिखर के जैसे। यानी यहाँ प्रातःकालीन वेला का वर्णन किया गया है कि प्रातःकालीन वेला इतनी
अच्छी लग रही थी कि जैसे उसको देखते ही मन प्रसन्न हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि यह वेला यही ठहर जाए, कभी छोड़ के जाए नहीं। और इसी डर के कारण कवि उसको अपलक नेत्रों से देख रहा था कि शिशु, यहाँ कवि ने सूर्य को शिशु बताया, मानवीकरण किया है। शिशु रूपी रवि को वो देखता जा रहा था कि कहीं यह सूर्य मेरी आंखों से ओझल न हो जाए। यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है दोनों कविताओं में। पहली कविता में कल और आज के माध्यम से ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, तो दूसरे में जो उगते हुए सूर्य की जो आभा होती है, बहुत ही निराली होती है, उसका वर्णन किया है। आशा करती हूँ दोनों कविता आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलो अपन अब देख लेते हैं कठिन शब्दार्थ। हिमगिरी, हिमालय, कनक, सोना, शिखर, चोटी, रवि, सूरज, खेतिहर, किसान, पथराई, पत्थर के समान, बदरंग, फीका, अविराम, लगातार, धूप, घास। अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ग्रीष्म की धूल में कौन नहाते थे? कबूतर, गोरैया, झिंगुर और मेढक। तो ग्रीष्म की धूल में कौन? गोरैया। नागार्जुन हिंदी के अतिरिक्त और किस भाषा में रचना कर्म करते थे? तो हिंदी के अतिरिक्त मैथिली में करते थे और मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं किया करते थे। अब अति लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं। उषा की लाली कविता में किस समय का वर्णन हुआ है? प्रातःकालीन वेला का वर्णन हुआ है। खेतों की मिट्टी पथराई हुई क्यों थी? क्योंकि गर्मी के कारण जो जमीन थी वह सूख चुकी थी, इसलिए सब जगह ऐसा लग रहा था कि पथराई हुई खेतों की मिट्टी है। कवि ने आसमान को बदरंग क्यों बताया है? कि आकाश में धूल कण उड़ जाने के कारण आसमान है वो बदरंग हो चुका है। उषा की लाली कविता के अनुसार कवि को क्या डर लग रहा था? कवि को डर लग रहा था कि कहीं यह सुंदर मनोहर प्रकृति का जो दृश्य है, सूर्य के उदित होने का दृश्य है, वह कहीं आंखों से दूर न हो जाए। कविता उषा की लाली में हिमगिरी किसे कहा गया है? हिमालय पर्वत को हिमगिरी कहा गया है। यहाँ पर लघुत्रात्मक प्रश्न देखते हैं अपन। वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में कौन कौन से बदलाव आए? वर्षा ऋतु के आगमन से प्रकृति में चारों ओर क्या हो गया है? हरियाली छा गई है, मोर नाचने लग गए हैं, है ना। और ऐसा लग रहा है कि बारिश की बूंदे हैं वह छनक रही हो। इस तरह से प्रकृति पूरी क्या हो जाती है? बदल जाती है और प्रकृति में मौसम सुहावना हो जाता है। उषा की लाली कविता का शिल्प सौंदर्य बताइए। ये पूरी कविता का आपको शिल्प सौंदर्य बताना है कि इसमें क्या क्या चीजें है, अलंकार कौन से हैं, रस कौन से हैं, उसका शिल्प कौन सा है, सारी चीजें इसमें आपको बतानी है। निबंधात्मक प्रश्न। कल और आज कविता का मूल भाव मैंने आपको अर्थ समझाई दिया है। कल मतलब गर्मी, आज मतलब वर्षा ऋतु। आज भी अपने जीवन की में प्रकृति के अनुपम दृश्यों को देखते होंगे। किन दृश्यों को देखकर आपका हृदय कवि की तरह प्रफुल्लित होता है? अपने शब्दों में आपको लिखना है ये कि आपके प्रकृति के कौन से दृश्य देखकर आपका मन लुभावना हो जाता है। और सप्रसंग व्याख्या करनी है दोनों पद्यों की। यहाँ पर आपके ये पाठ समाप्त होता है, 8वां पाठ। आशा करती हूँ आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। अगर आप अच्छे से समझ पाए होंगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।